हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हिस्ट्री के पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो असाइनमेंट के रूप में लिखा गया है। अभी एग्ज़ाम असाइनमेंट से हो रहा है पार्ट 2 का, जिसका सेशन है 2018 से 21 और ये पेपर हिस्ट्री ऑनर्स का लिए हैं हम, और इसका आंसर एक सैम्पल के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप देख लें, पढ़ लें और इसमें कुछ चेंजेस करके समझ करके अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखें। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को उसमें ऑल कर दीजिएगा, ताकि अन्य वीडियो भी आपके समय में सूचना में नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उसको देख पाएँ। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि किसी एक प्रश्न का लगभग 2500 से 3000 शब्द में उत्तर दें, और उसके ऊपर में लिखा है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इसलिए लैंग्वेज चेंज करना ज़रूरी है। अपनी भाषा में आप समझ करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, इसी को देखेंगे। हर्षवर्धन की क्या क्या उपलब्धियाँ रही है उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो ये लगभग 2500 से 3000 शब्द में हो जाता है। इसी पर हम लोग चलते हैं। ये बुक से लिए हैं तो इसलिए आपको देखने में लिखने में आसानी होगी, और ये बुक का लैंग्वेज है, आप घबराएं नहीं। और हर्षवर्धन का अचीवमेंट जानने के पहले आपको लिखना चाहिए हर्षवर्धन का आरंभिक जीवन क्या है। इनका परिचय के रूप में ये आपको जानना लिखना अच्छा लगेगा। और इसमें जो 2.2a दिया हुआ है ये नहीं लिखिएगा, ये लिखना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये बुक का लैंग्वेज है। बुक में ऐसा था, आपको ये नहीं लिखना है। आपको आरंभिक जीवन लिखना है, आरंभिक गतिविधियां लिखना है। और वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइएगा, फिर प्ले कर दीजिएगा। रुक रुक करके लिखिएगा, आराम से लिखा जाएगा। लिखने के पहले एक बार अगर पूरा सुन लेते हैं या पूरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं तो और अच्छा। फिर देखिए, हर्षवर्धन के राजनीतिक आदर्श क्या थे वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम इसमें विशेष बोल नहीं रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हर्षचरित्र और कादम्बरी इनके द्वारा लिखित नाटकों में राजा का आदर्शों का उल्लेख है। इसको हर्ष नहीं लिखा था, हर्षचरित्र बहुत फेमस है। हर्ष जो है इतने कार्यों में व्यस्त रहते थे कि वह अपने भूख और निद्रा भूल जाते थे, सोना भूल जाते थे, खाना भूल जाते थे, काम में वो मग्न रहते थे। कई तरह की इनकी उपलब्धियां रही हैं। साम्राज्य का संगठन कैसे चलाते थे ये, उसका यहाँ पर वर्णन है। हर्ष की उपाधि में देखिए, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तरापथेश्वर, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, इससे उनको उपाधि दिया गया था। अलग अलग नाम इनको मिला था। तो कई गुण के कारण उपाधियाँ मिलती है। इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के जो सहायक मंत्री और अधिकारी कौन कौन थे, क्या कहलाते थे, वो यहाँ पर बताया गया है। आवंती, सिंहनाद, कुंतल, ये सब जैसे पद अभी होता है कि गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उसी तरह के अलग अलग मंत्रालय का नाम होता था। हर्ष के अभिलेख और हर्षचरित्र में अनेक राजकीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। महासंदेह विग्रहाधिकृत, सांदेह विग्रहिक, महाबलाधिकृत, चूँकि उस समय का भाषा जो था यहाँ पर संस्कृत को बढ़ावा दिया था इन्होंने, इसलिए नाम भी पूरा शुद्ध हिंदी संस्कृत में रहता था। फिर आगे चलते हैं। सैनिक संगठन, इनका सेना का संगठन में सैनिक कैसे था उसको बताया गया है कि सेना चतुरंगनी थी, अर्थात 4 रंग का सेना होता था।
पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी वाली टुकड़ियाँ। बहुत सारे इसमें चीज़ दिया हुआ है, कितना कितना था। वैनसांग जब आए थे तो उन्होंने क्या वर्णन किया इनके बारे में, वो सब पता चलता है कि ये कितने महान राजा थे। फिर देखिए कानून व्यवस्था इनका कैसा था। आजीवन कारावास भी था उस समय, अंग भंग भी कर किया जाता था और अपराधी को मुक्त भी किया जाता था। जैसे अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को किया जाता है, उस समय भी किया जाता था कि अगर कोई सुधर गया है तो, क्योंकि जेल देने का मतलब सुधारना होता है, सुधारगृह कहा जाता था इसको। राजस्व व्यवस्था टैक्सेशन को लेकर के है कि कितने कर कहाँ कैसे मिलना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में। उपज का ये 1/6 भाग जो है राजस्व के रूप में किसानों से कर वसूला जाता था। स्वैच्छिक 96 यानी 16% के आसपास टैक्स लिया जाता था उनके समय में। नालंदा विश्वविद्यालय का जो खर्च होता था उस समय 100 गांव से होने वाली आय से राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था। प्रांतीय एवं स्थानीय शासन कैसा था, जैसे पंचायती राज अभी है, उस समय भी स्थानीय शासन हुआ करता था। उसका कैसा सिस्टम था वो यहाँ पर बताया गया है। जब पढ़ाई होगा तो इसके बारे में स्पष्ट बताया जाएगा, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। जन कल्याण संबंधी कार्य वो क्या करते थे, यहाँ पर है कि परिवार का पंजीकरण करने की व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग ईमानदारी से रहते थे। चैत्य विहार, मंदिर, सराय का उन्होंने बहुत सारा निर्माण कराया था। उनके दान से शिक्षण संस्था, ब्राह्मण, गरीब और नालंदा विश्वविद्यालय ज़्यादातर पुरस्कृत हुए हैं। यद्यपि हर्ष का जो प्रशासन था उदार सिद्धांतों पर आधारित था, फिर भी कुछ कमियां हर संस्था में रह जाता है, हर एक राजा में रह जाता है, तो उनके समय भी थी, क्योंकि व्यवस्था सामंती पद्धति पर आधारित थी। स्थानीय अधिकारियों के हाथों में शक्ति संचित हो गई थी। किसी को पावर ज़्यादा मिलता है तो प्रभावशाली हो जाता है और फिर वो गलत एक्टिविटीज़ में कुछ आगे आ जाता है या किसी अन्य चीज़ पर गलत प्रभाव पड़ जाता है। कृषि पर अधिक बल देने से उद्योग धंधा, व्यापार वाणिज्य, नगरों के प्रचलन को धक्का पहुंचा था। आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी वो यहाँ बताया गया है। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हर्षा, ये धर्म सहिष्णु शासक थे। शैव मतावलंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मों को भी सम्मान से देखा, यानी समान दृष्टिकोण से देखा। ये शैव यानी शिव के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी इन्होंने फलने फूलने का मौका दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष की तरह ये थे, किसी को ये परेशान नहीं करते थे। अपने बहन राज्यश्री के कारण वह बौद्ध धर्म की तरफ भी आकृष्ट हुआ था और वैनसांग जब आया तो उनके प्रभाव से वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। कई इसमें चीज़ है, आप देखें क्या क्या बनवाया उन्होंने। बौद्ध धर्म का समर्थक होने के बाद जो है वो ब्राह्मण धर्म में उनकी रुचि कम नहीं हुई थी। 5वें वर्ष जो है वो प्रयाग में हर 5 साल, जैसे कुंभ होता है 4 साल पे, उसमें 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था वो। तो कई तरह के इनके एक्टिविटीज़ जो है वो आदर्श राजा की तरह था। साहित्य एवं शिक्षा को संरक्षण इन्होंने दिया, हमेशा विद्वता को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हर्ष ने 3 नाटक लिखा है, प्रियदर्शिका, नगानंद, रत्नावली।
फिर आगे भी कई चीज़ें हैं। हर्ष का मूल्यांकन 7वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति का श्रेष्ठतम नायक थे, ये हीरो थे, अपने आदर्श राजा थे और अनेक विद्वान उसको अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, साम्राज्य निर्माता मानते हैं। इसके बाद और लोगों का यहाँ पर आ गया था, आक्रमण हुआ। हर्ष को कहा गया यहाँ पर कि ललित्यादित्य, यशोवर्मन, पाल, प्रतिहाल, चंदेर, कलचुरी, राजा राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, सबने जो है हर्ष से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की बाद में, लेकिन उस समय इनको सभी ने अपना शासक माना था। हुएनसांग का भारत विवरण। हुएनसांग जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया था, वो इनके समय में ही आए थे। और यहाँ पर जो 2.3 दिया हुआ है इसको आप नहीं लिखिएगा। चीन लौटकर उसने जो है पश्चात संसार के लेख यानी सीओकी नामक पुस्तक में भारत के सारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था का वर्णन उन्होंने किया था। उस समय जो है राजनीतिक स्थिति क्या था वो आप देखिए। हर्ष जो है समस्त उत्तरी भारत के स्वामी थे युआन के हिसाब से। राजा स्वयं ही भ्रमण करके निरीक्षण करते थे। सामाजिक दशा क्या थी उस समय, धार्मिक अनुष्ठान करने की पवित्रता थी। अधिकांश समय ब्राह्मणों का धार्मिक कार्य में बीतता था। क्षत्रिय निर्दोष, सरल और पवित्र, सीधे साधे और मितव्ययी होते थे और दयालु और परोपकारी भी थे उस समय। व्यापारी वैश्य जाति के थे। शूद्र शिल्प और भृत्य के अतिरिक्त कृषि कर्म भी यानी खेती गृहस्थी करते थे। कुछ क्षेत्र में शूद्र शासक भी होते थे। मतिपुर का राजा भी चीनी यात्री के अनुसार शूद्र ही था। मतलब सबको सब काम करने का एक तरह से उसमें अनुमति था। अस्पृश्यता की भावना बलवती थी उसमें। इनका कहना है कि चंडाल, मेहतर आदि अछूत जातियां जो है नगर के बाहर मकान में रहता था और उनका एक विशेष पहचान कर दिया जाता था, यानी रंग कुछ अलग होता था। विवाह जो होते थे उस समय अभी की तरह ही सजातीय होते थे, यानी अपने जात में ही शादी होता था। अंतर्जातीय विवाह उस समय ठीक नहीं माना जाता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है वो था। बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में थी। हाँ, लेकिन पढ़ाई करने के लिए महिलाओं को, उच्च वर्ग की महिला जो थी उनको अनुमति था। पर्दा प्रथा नहीं था। तो कई तरह के उस समय का जो है यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। इसको पढ़ नहीं रहे हैं, आसान भाषा में है इसलिए इसकी बहुत टेंशन नहीं लेना है। हिंदी में लिखा हुआ है हुएनसांग का क्या क्या था उस समय, सारा कुछ इसमें हिंदी में ही लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे समझते जाएंगे। फिर अब चलते हैं आर्थिक स्थिति की ओर। आर्थिक स्थिति उस समय कैसा था? कृषि, उद्योग एवं व्यापार अच्छी दशा में था। उपज अच्छा होता था उसमें। 4 भाग में भूमि था। राजकीय खर्च, वेतन, पुरस्कार और दान पुण्य के काम में खर्च होता था। सब यहाँ पर आसानी से दिया हुआ है, समझ में आने लायक है सब। फिर नगर कैसा था उस समय? नगर की स्थिति उस समय दयनीय थी, यानी इन्होंने ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दिया था।
फिर इनका धार्मिक जीवन उस समय कैसा था ये यहाँ पर बताया गया है। ये चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उसने अन्य संप्रदाय का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्राह्मणों का देश है। ब्राह्मण धर्म के व्यापकता का अंदाज यहाँ लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म हर जगह था। उसमें बौद्ध बिहार की संख्या यहाँ भारत में 5,000 थी, जिसमें से 2 लाख भिक्षु रहते थे। हर तरह का यहाँ पर चर्चा किया गया है। शैक्षणिक प्रगति उनके समय में कैसा हुआ था वो यहाँ पर बताया गया है कि ह्वेनसांग के अनुसार वर्णमाला में 47 अक्षर होते थे। हिंदी की बात की गई है यहाँ पे। व्याकरण, यांत्रिक, कला, वैद्यक, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं दर्शन की शिक्षा उसमें दी जाती थी, जो आज थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। लोग इस पर कम ध्यान देते हैं, इसको आडंबर मानते हैं, लेकिन इसमें भी तर्कशास्त्र की बात होती है। रीजनिंग इसमें छिपा हुआ है। सब कुछ साइंटिफिक है। उसमें शिक्षा का प्रसार संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में इसका ज़्यादा अच्छा से हो रहा था। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और वाद विवाद करके, जो अभी डिस्कशन करते हैं, ये सब करके और ज़्यादा विकास किया जाता था शिक्षा का। नालंदा महाविहार के बारे में बताया गया है कि 8500 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक थे। आप सोच सकते हैं कि 8,500 में विद्यार्थी में 1500 शिक्षक थे। 15 छक्के 90, यानी 6 विद्यार्थी पर 1 टीचर हुआ करते थे। पढ़ाई का कितना अच्छा स्तर होगा। आज जो है कोई पैमाना नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। आज का भी जो आइडियल है, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 विद्यार्थी पर 1 टीचर का बात किया जाता है। बस ये लिखित में ही है। हकीकत में आप देखेंगे तो स्कूल कॉलेजों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक एक कॉलेज जो है, एक एक टीचर से विभाग चल रहा है। एक सब्जेक्ट में 1 टीचर, 2 टीचर, इस तरह से किसी किसी सब्जेक्ट में तो एक भी प्रोफेसर नहीं है। स्कूल की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही है। ग्रामीण इलाकों में जो स्कूलें हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि 2 टीचर से पूरा विद्यालय चल रहा है, जिसमें 400-500 विद्यार्थी होते हैं। अब कोई टीचर कैसे पढ़ाएगा, क्या क्वालिटी वाला चीज़ पढ़ाएगा इतने विद्यार्थियों को। तो शिक्षा का स्तर उस समय जो था आज से बहुत कई गुना बेहतर था। 5-6 विद्यार्थी पर 1 टीचर है। आप सोचिए विद्यार्थी को क्या करा देगा। तो ये जो इस प्रकार चीनी यात्री के विवरण थे, उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यद्यपि चीनी यात्री का वर्णन धार्मिकता का पुट लिए हुए, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था, अतः वह अतिरंजित भी है। तथापि 7वीं शताब्दी के भारतीय जीवन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय का वो लिखित स्रोत है, उससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। तो आपने ये इसका आंसर देखा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो आंसर लिखिएगा। धन्यवाद।